जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन एवं पोषण और श्वसन से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। चूँकि दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो है दोस्तों अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि एग्ज़ाम 21 तारीख को ही होगा, फिर भी हमें अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना है दोस्तों। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पनीर। पनीर जो है दोस्तों मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। तो पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट जीवाणु है ये सब, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा है, प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करते हैं। तो दोस्तों यह दोनों जो कथन है वह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। तो प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है दोस्तों। अंत्र फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणु के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है। तो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद कौन है दोस्तों? उत्पाद है जिनमें होता है। तो जिनमें क्या होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है पोषक तथा औषधि प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्द से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक तत्वों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार किया था दोस्तों फंक ने? तो विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने, याद रखना है। तो वर्ष 1911 से 12 में पॉलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो याद रखना सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो याद रखना विटामिन ए का जो आविष्कार किया गया था वो मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन बी का भी जो आविष्कार है दोस्तों मतलब मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन सी का आविष्कार जेम्स लिंड ने किया था, जबकि दोस्तों विटामिन डी का जो है दोस्तों पॉलर मुलर ने नहीं किया था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से अस्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, याद रखना। पॉलर मूल विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाता है। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज अल्मर मैकुलम द्वारा की गई थी, जबकि विकल्प ए एवं बी मैकुलम नाम दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। यानी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों उसमें त्रुटिपूर्ण है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन क्या है? तो विटामिन क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन होता है कार्बनिक यौगिक, और ये भी आई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों। तो जल में
जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों, तो बी सी है। और वसा में तो याद रखना है दोस्तों ए डी ई के। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक कहा जाता है किसको दोस्तों, तो विटामिन को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फेडरिक कौन थे दोस्तों, तो गोलैंड हॉपकिंस थे। नेक्स्ट, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु है। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, तो वे कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पोटासियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम। इनकी आवश्यकता शरीर को काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिशियन एलिमेंट कहा जाता है दोस्तों। जबकि लघु पोषक मात्रा तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशियन एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है दोस्तों। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किसमें होती है दोस्तों, तो वसा में होती है। याद रखेंगे, ना कि कार्बोहाइड्रेट में। सबसे अगर एक ग्राम ले दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा ले, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलेगा हमको दोस्तों, तो वसा से मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारन से 4 किलो कैलोरी, याद रखना है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको, 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के कारण 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है दोस्तों। वसा के स्रोत कौन से हैं दोस्तों, तो जंतु तथा वनस्पति दोनों होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ये सेब जो होता है दोस्तों हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और ये क्यों होता है दोस्तों, तो केवल इसमें पोटासियम होता है। पोटासियम का यह बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों सेब यानी एप्पल। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। तो याद रखना है, सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटासियम महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को समान बनाए रखता है। और ये भी पॉइंट है कि कौन सा जो तत्व है दोस्तों हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है तथा उच्च रक्तचाप को समान बनाए रखता है। तो वो कौन सा है दोस्तों, तो पोटासियम यानी के। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को क्या बना देते हैं दोस्तों, निष्क्रिय बना देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो प्रति ऑक्सीकरण यानी एंटीऑक्सीडेंट या प्रति उपचायक वे यौगिक है जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थ में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ में ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलक को निष्क्रिय कर कोशिका में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रिया को रोक देती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग है। तो याद रखना है दोस्तों, सुमेलित होने वाले कमी वाले रोग सुमेलित नहीं है। तो कैल्सीफेरॉल से दोस्तों अस्थि रुग्णता यानी हड्डी संबंधी बीमारी होती है दोस्तों। नियासिन से प्लेगड़ा होता है यानी B3 को नियासिन बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो इससे प्लेगड़ा नामक रोग होता है यानी चर्म का, ये भी सही है। कोबालामीन से दोस्तों संघातिक रक्त अल्पता होता है, यह भी सही है। राइबोफ्लेविन से दोस्तों बेड़ी नहीं होता। बेड़ी किससे होता है दोस्तों, तो विटामिन B1 के कमी से, जिसको थायमिन में बोलते हैं दोस्तों, उससे बेड़ी रोग होता है।
तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो थायमिन है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव आहार में पालिश हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो बेरी बेरी होता है। तो याद रखना है, विटामिन B1 को कहा जाता है दोस्तों थायमिन, रासायनिक नाम है इसका। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो बेरी बेरी होता है। तो सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो विटामिन B6 जो होता है धान के चोकर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। B2 जो है दोस्तों कॉड यकृत यानी कॉड लिवर ऑयल तेल होता है, बिल्कुल गलत है ये। विटामिन E जो है दोस्तों गेहूं के अंकुर तेल में पाया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। और विटामिन K जो है दोस्तों अल्फा में पाया जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो B। कॉड लिवर तेल यानी कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A होता है दोस्तों, याद रखेंगे, एवं विटामिन D भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, तो किलोसिस नामक रोग होता है। और ये सारे के सारे रोग और ये विटामिन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों आपको याद कर जाना है काफ़ी। इससे हर BPSC में एक सवाल इससे फिक्स रहता है दोस्तों। अंडे, हरी सब्जियों, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत है दोस्तों। केवल BPSC ही नहीं और सभी स्टेट एग्जाम है दोस्तों, उसमें भी ये विटामिन से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा फोकस जो है दोस्तों अभी केवल BPSC पे, इसीलिए मैं BPSC के बारे में आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। तो याद रखना है, सर्वाधिक विटामिन C किस में पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना मिर्च में पाया जाता है। प्रसंगत विकल्पों में से सर्वाधिक विटामिन C मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में कितना रहता है दोस्तों, तो 143.7 मिलीग्राम होता है दोस्तों विटामिन C। 100 ग्राम कुम्हाड़े में कितना होता है दोस्तों, तो 9 मिलीग्राम होता है। 100 ग्राम मटर में होता है दोस्तों 40 मिलीग्राम और 100 ग्राम मूली में होता है दोस्तों 14.8 मिलीग्राम विटामिन C विद्यमान होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है। तो खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, तो याद रखेंगे। तो विटामिन C विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एवं एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, तो स्कर्वी है। नेक्स्ट विटामिन C का मुख्य स्रोत है। तो याद रखना है, विटामिन C का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो कच्चे एवं ताजे फल जो है दोस्तों विटामिन C का मुख्य स्रोत है। तो दूध में मुख्य रूप से विटामिन A पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होता है दोस्तों। तो याद रखना दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो ये सवाल भी आपको याद रखना है कि दूध में जो है दोस्तों आयरन और विटामिन जो C है दोस्तों वह नहीं पाया जाता। तो याद रखेंगे कि आयरन और विटामिन जो C है दोस्तों वो दूध में नहीं पाया जाता। दालों में प्रमुखतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा प्रचुरता होती है। विटामिन C जो होता है खट्टे यानी साइट्रस फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों आंवला जो है विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले आंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को समान अवस्था में बनाए रखने का है दोस्तों। यह जल में घुलनशील होता है। मैंने बताया था विटामिन B और C जो होता है दोस्तों जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है। इसके प्रभाव से घाव नहीं बढ़ते। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो विटामिन C है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो आंवला है।
नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखना संतरा में जो है दोस्तों विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो स्कॉर्बिक एसिड है, यानी स्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। तो याद रखना संतरा जो है यानी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है दोस्तों? तो लोहे के जो अवशोषण होता है दोस्तों उसमें विटामिन सी मदद करता है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इस तरह विटामिन सी लौ अवशोषण में सहायक होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो विटामिन जो सी है दोस्तों शरीर में भंडारित नहीं होता है। जबकि आपको याद रखना सवाल ऐसे भी पूछ सकता है बीपीएससी में कि कौन सा भंडारित होता है दोस्तों? तो विटामिन ए, डी और ये सब भंडारित होता है दोस्तों। विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर से में संचित नहीं रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? तो विटामिन के की कमी के की कमी से होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर या स्राव रोधी पदार्थ यानी एंटी हेमोरैगिक फैक्टर कहते हैं दोस्तों। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है, 66 बीपीएससी में सवाल पूछा गया दोस्तों, देखिए रिपीटेड सवाल है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है तो कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन के है। यानी ये पूछा गया था कब? 1992 में, और ये रिपीट किया दोस्तों 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन के है, रक्त के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यानी विटामिन के की आवश्यकता होती है दोस्तों। रुधिर अस्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन प्रभावी है? सेमी क्वेश्चन है, विटामिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो के हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर 2016 में भी सवाल पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन के है। तो प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक यानी एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन B12 और विटामिन के जो है दोस्तों आंत में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं उसके द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों विटामिन B12 और विटामिन के। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जो है दोस्तों जल में विलय है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है दोस्तों। यानी विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, यह बात बिल्कुल सही है। और विटामिन B12 जो है दोस्तों जल में विलय है, यह भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो है दोस्तों एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यकृत कोशिकाओं में विटामिन कौन कौन सा रहता है? याद रखेंगे, लीवर में कौन कौन सा रहता है? तो A, D, E के विटामिन B12 का संचय होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो साइनोकोबालामिन है दोस्तों। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित यानी स्टोर रहता है दोस्तों। विटामिन बी कई प्रकार का होता है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है दोस्तों। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी का स्रोत है कौन सा है दोस्तों? विटामिन डी का स्रोत तो सूर्य की जो किरण है दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो सूर्य की किरणें। तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें यानी सनरेज है। वास्तव में सूर्य की किरणें के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, याद रखना, यकृत,
यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बच्चों में होता है रिकेट्स नामक रोग, और वयस्कों में होता है दोस्तों ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। और ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा VVI हैं दोस्तों पॉइंट, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो विटामिन डी है। अब विटामिन डी का नाम क्या है दोस्तों, रासायनिक नाम तो याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो कौन सा है दोस्तों, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन B12 जो है दोस्तों प्रति अरक्तता का कारक है, बिल्कुल सही। विटामिन सी जो है दोस्तों वो प्रतिस्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी से जो है दोस्तों बाध्यता रोधी कारक होता है, बिल्कुल नहीं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो बच्चों में होता है स्कर्वी या सॉरी दोस्तों, बच्चों में होता है दोस्तों रिकेट्स, और बूढ़ों में क्या होता है, यानी बूढ़ों में क्या होता है तो ऑस्टियोमैलेशिया। तो इसकी कमी से बाध्यता रोधी कारक नहीं है दोस्तों विटामिन डी। तो बाध्यता रोधी का कारक कौन सा विटामिन है, तो याद रखना विटामिन ई है। विटामिन के की कमी से प्रति रक्तस्रावी कारक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। तो विटामिन ई को बाध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। स्पष्ट है कि युग्म जो सी है दोस्तों वह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से होता है, तो विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है, तो बच्चों में रिकेट्स होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और वयस्कों में क्या होता है, यानी बूढ़ों में क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है दोस्तों। तो विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है दोस्तों, रोग होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो रेटिनॉल है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कोले कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है दोस्तों, विटामिन डी का नाम है। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतु में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कौन सा होता है दोस्तों, तो कोले कैल्सीफेरॉल इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य के प्रकाश की किरणों के प्रभाव से ऑर्गेस्ट्रोल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं ऑर्गे कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन D2 को जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा VVI ये सवाल है कि विटामिन D2 को जो है दोस्तों ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन D3 को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोले कैल्सीफेरॉल। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो विटामिन D2 को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रिकेट्स हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो नियासिन जो होता है दोस्तों प्लेगरा यानी विटामिन B3 के कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही है। थायमीन के कमी यानी विटामिन B1 के कमी से बेड़ी बेड़ी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन के की कमी से दोस्तों बांधेपन नहीं होता। बांधेपन किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के कमी से क्या होता है दोस्तों, रक्त हमारा थक्का नहीं बन पाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का बनने में समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता था। रतौंधी सभी लोग जानते हैं दोस्तों किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कारण दृष्टि रंगों
रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो हरी सब्जियां खाना चाहिए दोस्तों। गाजर यकृत मछली का तेल होता है दोस्तों, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो यकृत यानी लीवर में संचित रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन की संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस विटामिन को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। इसके प्रमुख स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, सेमी क्वेश्चन है, लीवर में भंडारित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर में जो है दोस्तों विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो कौन सा है दोस्तों? तो आम जो है दोस्तों विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट है आम सभी फलों में अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी तथा विटामिन ई भी पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। बेरी जो होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कौन सा सुमेलित हमसे नहीं पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। साइनोकोबालामिन से रक्त अल्पता होता है, बिल्कुल सही है। ऑर्गोकैल्सीफेरॉल से यानी विटामिन D2 से रिकेट्स नामक रोग होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन जिसे विटामिन B12 भी कहते हैं दोस्तों की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल D3 तथा ऑर्गे कैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में क्या होता है दोस्तों? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन B1 यानी विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो बेरी नामक रोग होता है, अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? तो याद रखना विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो गेहूं अंकुर का तेल जो होता है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन कौन है दोस्तों? विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है, और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बाध्यता रोधी कारक भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है 2016 में, और ये भी सवाल पूछा गया है 2016 में। तो याद रखना है दोस्तों कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B1 जो होता है दोस्तों, संतरा नहीं, ये तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो है दोस्तों कॉड लिवर ऑयल में संचित होता है, यह बात सही है। विटामिन ई जो है दोस्तों गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, यह भी बात सही है। विटामिन के से अल्फा नामक रोग होता है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो सूर्य का प्रकाश एवं कॉड लिवर ऑयल यानी कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, अल्फा से दोस्तों। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, याद रखेंगे, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ई होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन B1 जो होता है दोस्तों संतरा में पाया जाता है, तो यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसमें ई लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि संतरा में थोड़ा सा B1 भी पाया जाता है विटामिन सी के साथ साथ। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो विटामिन के किस में पाया जाता है? तो अल्फा में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है दोस्तों? तो कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो गेहूं भून तेल में पाया जाता है, यानी गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो नींबू में। तो ए का हो गया 4,
बी का हो गया 3, यानी ए का 4, बी का 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया दोस्तों 2। तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है। तो जो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन ए का जो निर्माण है दोस्तों हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये सब का निर्माण जो है दोस्तों हमारे शरीर में होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे। तो विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। विटामिन के, विटामिन B12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं, याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका अपवाद कौन कौन सा है, तो विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी यकृत में संचित होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो वह उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है ए गलत है परंतु आर सही है। यानी यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा, यह जरूरी नहीं है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, यह बात हो सकता है दोस्तों। तो यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में यह इंगित किया जाना चाहिए कि हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी, भाषा संबंधित त्रुटि प्रतीत हो रही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन किस में पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, याद रखना है, तथा इसकी कमी से तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस है, मछली है, यकृत है, दूध है, पनीर है इत्यादि है। आंत के जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। तो कौन सी होती है धातु होती है दोस्तों विटामिन B12 में, तो कोबाल्ट धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, उसमें कोबाल्ट होता है। साइनोकोबालामिन है दोस्तों तो विटामिन B12। थायमिन है, तो थायमिन क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे थायमिन होता है विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन विटामिन B2 तथा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 को बोलते हैं पैरिडॉक्सिन। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट नाम है रासायनिक नाम, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और सी जो होता है दोस्तों जल में घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो विटामिन बी और सी विटामिन सी जल में विलयन है, जबकि विटामिन ए डी ई के जो है दोस्तों वसा में विलयन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बी है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और जो सी होता है दोस्तों वह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना है, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन जो B12 होता है दोस्तों, उसका जो संश्लेषण है आंत में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हमारे शरीर में जमा होते हैं, यह भी बात सही है दोस्तों। विटामिन के जो है दोस्तों घुलनशील विटामिन है जल में, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो याद रखना है दोस्तों, VBI पहला बात की ये सवाल है कि स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, तो विटामिन B6 सहायक होता है। तो एक अध्ययन से इस बात का प्रमाण मिलता है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्न को याद रखने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। डी होता है दोस्तों रिकेट्स होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी हो गई है, वह नहीं ले रहा है। तो वह क्या नहीं ले रहा है दोस्तों, तो विटामिन B1 नहीं ले रहा है, क्योंकि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, सूखा होता है दोस्तों विटामिन डी, और स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूखा रोग, तो सूखा रोग किसके कारण होता है, तो
क्या यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा मिलान करने, सूखा रोग किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 से। निशानदेहता जो होता है दोस्तों अस्कर्वी होता है विटामिन सी के, और निशानदेहता जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। तो ये सारे के सारे एकदम सही सुमेलित लगे ही हुए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 2 3 4। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। फॉलिक अम्ल विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेड़ी, और फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक अम्ल किसे कहा जाता है दोस्तों, विटामिन के को कहा जाता है, और इसकी कमी से रक्त अल्पता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-1-2। तो 4-3-1-2 जिसमें होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4-3-1-2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो है ए। नेक्स्ट है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, तो सुमेलित नहीं है दोस्तों। आप इस बार मिलान नहीं करना, कौन सा इसमें पूछा गया, सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही। विटामिन B3 जिसको नियासिन भी बोलते हैं दोस्तों, पेलेगड़ा नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णनता नहीं होता है दोस्तों, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, बल्कि किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता होता है, बिल्कुल सही है। तो वर्ण अंधता एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, तो रिकेट्स तथा ऑस्टोमेलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं दोस्तों। इसकी कमी से प्लेगड़ा अर्थात चर्मगड़ा रोग भी होता है। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो एनीमिया नामक रोग होता है। और सॉरी दोस्तों, वहाँ पर मैंने फॉलिक एसिड को विटामिन के बताया जाता। फॉलिक एसिड होता है दोस्तों विटामिन B9, याद रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो फॉलिक एसिड क्या होता है दोस्तों, विटामिन B9 होता है, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो थोड़ा सुधार कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन है और इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता नहीं होता है दोस्तों। ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित पूछा गया तो 1 और 2 ही केवल सुमेलित है दोस्तों। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे कि विटामिन जो डी है उससे सुखंडी यानी सूखा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन सी से मसूड़ों में खून आने लगता है, यह भी बात बिल्कुल सही। विटामिन ए से गठिया नहीं होता है दोस्तों, इसका राइट, तो इसका सुमेलित नहीं पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, विटामिन B1 से बेड़ी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आंखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सुकन यानी सूखा या रिकेट्स बीमारी प्रायः बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों, याद रखना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेड़ी कुपोषण जन रोग होता है, यानी। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों तो अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों, यानी मसूड़ों में खून आने लगता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रेटिनॉल, तो रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं दोस्तों। तो इससे नेत्र में सुख कर लाल हो सकता है। टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बंधता हो जाएगा। साइनोकोबालामिन, तो साइनोकोबालामिन, और ये है पैरिडॉक्सिन। तो एक मिनट दोस्तों, सॉरी, तो बांधता है दोस्तों तो साइनोकोबालामिन और पैरिडॉक्सिन। तो इसका आंसर देख ही लेता हूं मैं, तो सही था। तो रेटिनॉल से होता है दोस्तों नेत्र सुख कर लाल हो जाना। टोकोफेरॉल होता है दोस्तों बांधता, टोकोफेरॉल की कमी से होता है दोस्तों बांधता। और साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त अल्पता होता है। और पैरिडॉक्सिन से होता है दोस्तों मानसिक व्याधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3-4-1-2। टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई दोस्तों। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। तो कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है दोस्तों, थायरोक्सिन जो है दोस्तों एक विटामिन नहीं है। थायरोक्सिन क्या है दोस्तों, तो एक हार्मोन है जो कि थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। तो नियासिन क्या होता है, तो विटामिन B2 को जो है दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन B2 को नियासिन कहते हैं। राइबोफ्लेविन जो होता है दोस्तों विटामिन B3 को बोलते हैं। पैरिडॉक्सिन जो है दोस्तों विटामिन B6 को बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा
सुमेलित नहीं है। तो थायमिन की कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से बेड़ी बेड़ी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन के की कमी से जो है दोस्तों बांध्यापन नहीं होता बल्कि विटामिन ई की कमी से होता है। नियासिन जो होता है पेलेग्रा जो होता है दोस्तों यानी विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन है। याद रखेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो नेप्थोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी भी कहते हैं। इसके स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि। बांधेपन का संबंध जो है दोस्तों विटामिन ई की कमी से है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। तो याद रखना है इसके प्रति 100 ग्राम में होता है दोस्तों ऊर्जा कितना, तो 116 किलो कैलोरी। तो इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। तो केला मूल म्यूजेसी या सॉरी कुल बोल रहा हूँ दोस्तों, तो कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण तथा विटामिन पाए जाते हैं। केले में 89 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। विकल्प में निकटता कौन है दोस्तों, तो 116। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है दोस्तों क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो याद रखना है कि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, 66 बीपीएससी में पूछा गया है। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इनके पौधे लिग्नोमिनेसी कुल के होते हैं दोस्तों। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द। नेक्स्ट है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है दोस्तों, तो सोयाबीन में पाई जाती है। तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध से के समकक्ष है दोस्तों। याद रखना है मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। तो सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किस में होती है दोस्तों, तो सोयाबीन में होती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दानों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो याद रखना है मूंगफली जो है दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। उपयुक्त विकल्पों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली से 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों इसलिए मूंगफली खाना चाहिए। 100 ग्राम कच्ची अगर मूंगफली आप खाते हैं तो वह 1 लीटर दूध का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। तो किसमें है दोस्तों, तो मूंगफली में जो है दोस्तों प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में कितना होता है, सोच लीजिए दोस्तों। मूंगफली में प्रोटीन की जो मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होता है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा कितना होता है दोस्तों, तो 48.1% होता है। इसलिए मूंगफली खाना चाहिए दोस्तों सभी को। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है वह कौन सा है दोस्तों, तो केराटिन का बना होता है। बाल याद रखेंगे, तो बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। नेक्स्ट मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा है दोस्तों, सेमी क्वेश्चन है, केराटिन है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। यह जो है बात दोस्तों इसमें गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। तो टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है दोस्तों। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो कौन सा है दोस्तों, तो गुलेटिन है। तो ग से गेहूं, ग से गुलेटिन, याद रखना है दोस्तों। तो गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त यानी कठोर गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितना होता है दोस्तों, तो 4000 किलो कैलोरी होता है।
तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुषों को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलता है दोस्तों? तो याद रखना, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है दोस्तों? तो 0 कैलोरी, क्योंकि पानी में कैलोरी नहीं होता है। तो पानी कैलोरी फ्री आहार है, याद रखना है दोस्तों। अतः यह एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। नेक्स्ट है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बना है दोस्तों। नेक्स्ट है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट है। तो लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है फास्फोरस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। हमारे शरीर में अम्लीयता या क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है दोस्तों? तो फास्फोरस है। तो फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। यह खनिज में मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल तथा मेवा तथा सभी धान्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो याद रखना है दोस्तों, एमिनो एसिड जो होता है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं था। और ये भी यही सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोटीन छोटी इकाई से बने जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, करौंदा में जो है दोस्तों लोहा जो होता है यानी आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो करौंदा एक आवृत्ति वृक्ष पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी और किनकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा पहली बात की ये भी सवाल है। तो मानव शरीर के पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो कैल्शियम के भी, लोहा का भी और सोडियम का भी इसमें आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लोहे का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा उन्हें चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उसमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में क्या होता है दोस्तों? तो आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लोहे की कमी हो जाने से अरक्तता यानी एनीमिया नामक रोग होता है दोस्तों, तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? तो याद रखना है दोस्तों, पालक जो है लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है, इसीलिए साग सब्जी खाने के लिए डॉक्टर बोलता है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में पाया जाता है दोस्तों। तो लोहा का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियां में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है, याद रखना है, तथा शरीर में इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल है। तो उसमें क्या बाहुल है दोस्तों? तो एमाइलोज जो है उसमें बाहुल है बासमती चावल में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, चावल के 2 प्रकार के अच्छा इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं दोस्तों देख लेते हैं। तो चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोस्तों। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो याद रखना है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो है दोस्तों दूध में मिठास आ जाता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाला एक प्राकृतिक शर्करा है। यह डाइसेक्राइड है दोस्तों, शुगर है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से उत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है दोस्तों। दूध में विद्यमान सैकराइड है, तो याद रखना दूध में कौन सा सैकराइड होता है दोस्तों? तो होता है लैक्टोज। नेक्स्ट, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से खराब हो जाता है दोस्तों। तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है दोस्तों, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही,
छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को समान बनाए रखने में सहायक होते हैं। ज्ञातव्य है कि ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव है जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। तो दूध में कैसीन प्रोटीन उपस्थित होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? तो कैसीन प्रोटीन। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से होता है। तो किसकी उपस्थिति से होता है दोस्तों? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों C14H56। ज्ञातव्य है कि दूध एक विजातीय पदार्थ है यानी हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव या तो घोल या निलंबन यानी सस्पेंशन या इमल्सन के रूप में सदैव द्रव अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है दोस्तों? तो याद रखना है कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति उसमें होती है। और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 बार पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकता है दोस्तों। तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो होता है दोस्तों सफ़ेद होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है दोस्तों C40H6। नेक्स्ट है दूध का सफ़ेद रंग होता है तो कैसीन के कारण होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है दोस्तों 7.2%। ISPD में पूछ चुका है तो BPSC में पूछ सकता है। तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा कितना होता है दोस्तों? 3.5 से 5% होता है। इसलिए बोलता है दोस्तों कि भैंस का दूध नहीं पीने के लिए, नहीं तो मोटा हो जाएगा, साथ साथ दिमाग भी मोटा हो जाएगा। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, रीजन देखते हैं। अनेक स्तनियों के जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्क के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो याद रखना है रेनिन जो है दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाए जाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? रेनिन में है। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसिन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकिसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कैसीन दुग्ध होता है। तो याद रखना है दोस्तों कैसीन दुग्ध जो होता है दोस्तों प्रोटीन होता है। तो कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि दूध पूर्ण आहार यानी कंप्लीट डाइट नहीं है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्ञातव्य है कि दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 3.3% होता है। नेक्स्ट दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना है कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो कैसीन है। फिर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है सैकरीन कार्बोहाइड्रेट है, यह सुमेलित नहीं है, जबकि एड्रेनलिन हार्मोन है दोस्तों। थाइमिन विटामिन है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थाइमिन कहा जाता है। कैरेटीन जो है दोस्तों प्रोटीन है, भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो सैकरीन कार्बोनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रेनलिन हार्मोन है, थाइमिन विटामिन है दोस्तों, कैरेटीन और प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत करने के लिए आवश्यक होता है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अमीनो
अम्लों की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनके संयोजन इकाई या एक कलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एक कलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य यानी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल 2 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर हुआ है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि एवं तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विटामिन B12 में पाया जाता है क्या दोस्तों? तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। पित्तल जो होता है क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, तो 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 किस में है दोस्तों? तो एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन है ए। फिर सुमेलित करना है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। खाने के नमक में सोडियम पाया जाता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है दोस्तों, वो क्या होता है? Na2CO3 होता है, उसमें पोटासियम नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने पकाने का सोडियम क्लोराइड और कपड़े धोने का सोडा होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 दोस्तों। और खाने का सोडा का क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लोहा में, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है दोस्तों। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और चैल्कोपैराइड जो है दोस्तों किस में पाया जाता है? तो तांबा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन B, तो विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन B2 को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो विटामिन B को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 को बोलते हैं दोस्तों क्या? तो विटामिन B6 को बोलते हैं दोस्तों पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 को बोलते हैं दोस्तों साइनोकोबालामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 5 1 जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो विटामिन B1 की कमी से रेटिनॉल नहीं बेरी होता है दोस्तों। विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है? रेटिनॉल किसका है दोस्तों? विटामिन ए का, याद रखेंगे। विटामिन B6 जो है दोस्तों नियासिन नहीं, बिल्कुल गलत है। विटामिन B नियासिन होता है दोस्तों विटामिन B3 के कारण। और विटामिन C कैल्सीफेरॉल जो होता है दोस्तों किसका नाम होता है? तो विटामिन डी का होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है दोस्तों? तो गंधक जो है दोस्तों सूक्ष्म तत्व नहीं है, जबकि लोहा, जस्ता और मैग्नीज जो है दोस्तों सूक्ष्म तत्व हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व वे हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा? तो याद रखना, लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि हैं। जबकि सल्फर तथा गंधक ये दीर्घ या बृहद पोषक तत्व अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है दोस्तों पपीता में, याद रखेंगे। तो पपीते में मुख्यतः विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2 का भी स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दोस्तों? तो विटामिन A जो है दूध जो है दोस्तों विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि आम, पपीता और गाजर विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत है। तो आम, पपीता एवं गाजर विटामिन A के प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन A अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्फा कैरोटीन, एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है दोस्तों, अल्फा कैरोटीन। तो इंपॉर्टेंट सवाल है बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा धुंधला हो गया दोस्तों। तो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह कैरोटीन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक एवं तंतुवत होते हैं। सिंग यानी हॉर्न्स, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो याद रखना है कपास जो है दोस्तों प्रोटीन नहीं है, जबकि केश, खुर और
लूता रेशम यानी स्पाइडर सिल्क जो है दोस्तों प्रोटीन है। तो कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है कपास दोस्तों, याद रखेंगे। केस बाल लूता रेशम यानी स्पाइडर सिल्क और खुर मुक्ता प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? तो याद रखना है, प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कभी भी पूछ सकता है दोस्तों ये बीपीएससी सवाल। तो प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अतिरिक्त इनमें गंधक भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयोडीन तथा लोहा आदि अंश भी पाया जाता है। प्रोटीन से अमीनो अम्लों की यौगिक होते हैं दोस्तों, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाई या एकलक होते हैं यानी मोनोमर होते हैं दोस्तों, होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की विकृति नहीं करता है? तो प्रोटीन की विकृति कौन नहीं करता है दोस्तों? तो याद रखना, अवरक्त जो किरणें हैं दोस्तों प्रोटीन की विकृति नहीं करता है। तो उष्मा, एक्सरे, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन की विकृति करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन की विकृति नहीं करते। और यह VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये जैव उत्प्रेरक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह जैव उर्वरक हैं और ये उसी जगह कार्य करते हैं दोस्तों, शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो एंजाइम जैव उर्वरक है जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रिया अति मंद दर से होती है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। तो यही एंजाइम और हार्मोन्स में फर्क होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। तो याद रखना है, वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में क्या होती है दोस्तों? प्रोटीन की आवश्यकता न्यूनतम होती है। सब उल्टा सोचता है दोस्तों कि वृद्धों में जो होता है कम होता है, तरुण में ज़्यादा होता है, जबकि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों किसको? तो वृद्धों को, और तरुणों को कम होती है। तो प्रोटीन त्वचा, मांसपेशी तथा हड्डियों की आवश्यकता के लिए विकास के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से मानव शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों के अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है दोस्तों? तो 45 ग्राम है। तो इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो याद रखना है दोस्तों, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा 65 ग्राम या 70 ग्राम है दोस्तों। नेक्स्ट है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण है? यह कम मोटा होता है। यह बात बिल्कुल सही है। इसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, अभी बात सही है। तो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। फिर उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है, सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, तो यह बात गलत है दोस्तों। असामान्य वृद्धि कैसे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों, लोहे का अभाव पाया जाता है। तो माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है। दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो याद रखना है, दूध जो है दोस्तों विटामिन C का घटिया स्रोत है। मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे आप। तो दूध यानी मिल्क विटामिन C का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च है। तो ये स्टार्च क्या है दोस्तों? तो पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च जिसका केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों C6H10O5। यह मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में।
IAS प्री में पूछा गया तो BPSC में पूछ सकता है दोस्तों। तो स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स हैं तथा दोनों ग्लूकोज यानी C6H12O6 अणु से निर्मित है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। मंड पौधे में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है जबकि सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति में होती है। तो ये पूछता भी दोस्तों, जो पौधे का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसके सर्जन में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु में शरीर में होता है किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ में ईस्ट कोशिकाओं करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा होता है दोस्तों। तो विटामिन डी के सर्जन में कौन सा होता है, तो याद रखना है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो याद रखना, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। दूध में कौन कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, नियासिन होता है यानी विटामिन B3 होता है, B6 होता है, B12 आदि पाए जाते हैं। अतः कथन ए सही नहीं है, अन्य प्रश्नगत सही है दोस्तों। निम्न में से किससे कुपोषण होता है। तो याद रखना है दोस्तों, अति पोषण से कुपोषण हो जाएगा, अल्प पोषण से भी कुपोषण, और असंतुलित जब पोषण करेंगे, आहार लेंगे दोस्तों, तो इससे भी कुपोषित हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डी होगा। तो कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात अल्प पोषण या अति पोषण के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। चौथा, मानव वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 1, 2, 4 यानी मानव शरीर में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। और 4 है दोस्तों, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी किसका प्रचुर स्रोत है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अलसी जो है दोस्तों प्रचुर स्रोत है। तो अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीच से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो कौन सा है दोस्तों, तो अलसी है। तो इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेइक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों के अधिकतम अल्फा लिनोनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है। तो कौन सा है दोस्तों, तो कैल्शियम और पोटेशियम। तो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाया जाता है। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक करते थे। इसका राइट आंसर क्या दिया गया, तो सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यह यानी दोस्तों विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत है अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवकों इत्यादि को श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी WBC शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कथन 1 और कारण से रिलेटेड। अधिक विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं।
अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता, सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, तो ये भी लग रहा है सही है, तो नहीं, तो ये गलत है दोस्तों, आर गलत है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ऐसा गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते, यह बात बिल्कुल सही है। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में विटामिन डी के विटामिन B12 संश्लेषण करता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता है, इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अतः स्पष्ट की आड़ असत्य है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से ही रिलेटेड सवाल पूछा गया है। फिर है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, बिल्कुल बात गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य, यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, तो यह भी हमको लग रहा है दोस्तों कि सेकंड तो गलत होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर क्या है, तो डी है दोस्तों, ए सही है जबकि आर गलत है। यानी मानव शरीर में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। अब ये दिया हुआ है कि ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होता है। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 अतात्विक यानी अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जबकि शेष जो होते हैं स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। शेष को स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक यानी अनिवार्य यानी इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। अतः अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, तो कौन सा है दोस्तों, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। देखते हैं क्या, सोयाबीन तथा पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है। अतः इसे संपूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाया जाता है दोस्तों। यानी दूध, अंडा और सोयाबीन में सभी आवश्यक जो एमिनो एसिड है दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा मुक्त है, तो चावल जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तो उपर्युक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है दोस्तों। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अत्यधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो याद रखना है दोस्तों, शरीर की ऊष्मा का क्षय के रूप में अवरोधक का काम करती है। तो हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप से प्रभाव से बचाती है। यह वसा अवस्था शरीर को आकृति एवं प्लवकता यानी बायोवंशी प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंत रंगों की बाहरी दबाव तथा आघातों से सुरक्षा करने के का भी कार्य करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो याद रखना है दोस्तों वसा। कितना मिलता है 1 ग्राम से, तो 9.3 किलो कैलोरी। वसा के चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट, अधिकांश प्राणियों में के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है, तो याद रखना है दोस्तों प्रोटीन है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो प्रोटीन है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। प्राणियों के जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। फिर कथन और कारण से रिलेटेड है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण है इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका रीजन देखते हैं, तो ये सही है और कारण भी इसका सही दिया गया। तो सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत्ति बीज पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें
संतृप्त यानी अनसेचुरेटेड वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व माना जाता है। फिर असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों आर गलत होना चाहिए। ये सही है परंतु आर गलत, बिल्कुल सही, क्योंकि असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध नहीं होता है दोस्तों, बल्कि 2 और 3 दोनों होता है। तो ये सही है। असंतृप्त वसा असंतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है, बिल्कुल बात सही है। यानी अनसेचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि उनमें अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध या डबल बॉन्ड होते हैं, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते, अतः ये जारों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाते हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती है, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती है, जिनमें वनस्पति की हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, जंतु पशुओं के मांस की तुलना में मछलियों का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछलियों में होता है, तो याद रखना दोस्तों, बहुत असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत संतृप्त वसा अम्ल यानी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहुत संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है। नेक्स्ट है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी एक विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट्स नहीं है। इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है? तो इसका याद रखना है दोस्तों, क्या है, तो कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते थे, बिल्कुल सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किया जाता, यह भी बात बिल्कुल सही है। और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतः उपभोक्ता के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। तो ट्रांस फैट का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना, यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है दोस्तों। यह है ट्रांस वसा का दोष दोस्तों। परंतु व्युत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं दोस्तों। इस प्रकार प्रसंगत जो है तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसरॉल क्या है? तो ट्राइग्लिसरॉल क्या है दोस्तों? तो एक वसा है। तो ट्राइग्लिसरॉल शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल में संचित होता है। अब हम लोग दोस्तों श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं स्टेट पीसी तथा ISPD में, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो याद रखना है दोस्तों फेफड़ों द्वारा होता है, यानी फुसफुस फेफड़ों द्वारा होता है दोस्तों स्तनधारियों में श्वसन। तो स्तनधारियों में या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं, जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियां क्या होती है दोस्तों? अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी यानी भट्टीबड़े प्राणी मुख्यतः फुसफुस बोल रहा हूँ दोस्तों, फुफ्फुस यानी फुफ्फुस द्वारा श्वसन करते हैं, यानी फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो याद रखना दोस्तों नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन एक जैविक क्रिया है, जिसमें वायुमंडल से इंस्पायरेशन क्रिया में लगभग यानी अंतःश्वास में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.324% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प, सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन और नियन गैसें होती हैं। एक्सपायरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 78 होता है, ऑक्सीजन 15 कितना होता है? तो 7 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% होता है और जलवाष्प कितना होता है? 6.2% बाहर निष्कासित होता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो याद रखना दोस्तों मानव इनका सही अनुक्रम बताना। तो सबसे पहले आता है दोस्तों फेफड़े के द्वारा, फेफड़े से जाता है रक्त में, रक्त से जाता है दोस्तों ऊतकों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 यानी C। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक यानी एयर सैक्स पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज द्वारा घिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक
कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिका यानी RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक यानी कैरियर का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास गति, तो याद रखना दोस्तों, बढ़ जाती है कि जब रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाएगा दोस्तों तो श्वास गति क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी आ जाने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा तो वही रहती है किंतु वायु का घनत्व यानी डेंसिटी कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांसें फूलती जाती है अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो याद रखना है कि किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तो यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना है दोस्तों, बनाती है। इसे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो याद रखना है ATP का ADP में ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों और यह मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में ATP बोलते हैं दोस्तों, के विघटन से प्राप्त होता है। ATP के जल विघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है दोस्तों वो किस फॉर्म में होती है, तो ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण विघटन यानी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो याद रखना है फेफड़ा जो है दोस्तों शरीर ताप को नियंत्रित करता है और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना लंग्स एक प्रमुख श्वसन अंग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासन होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।